चलिए आज हम लोग बात करते हैं जून प्रतियोगिता दर्पण जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के संबंध में जो सूचनाएं दी गई है, इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं, उनका विश्लेषण करेंगे हम लोग। जो पहले की तरह फिर मैं कह रहा हूँ, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मुख्य परीक्षा के लिए। और परीक्षा कोई भी हो, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सभी के लिए उपयोगी है। तो चलते हम पहला इंफॉर्मेशन है, अमेरिकी वीटो के चलते फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रस्ताव खारिज। यानी ये पहला जो खबर है वो फिलिस्तीन और इजराइल से जुड़ा हुआ खबर है। ठीक है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है और फिलिस्तीन का प्रतिनिधि होने का दावा हमास करता है। हमास और इजराइल के बीच अभी संघर्ष चल ही रहा है। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया इन संघर्षों से जूझ रही है, क्योंकि इनके बीच जो संघर्ष होता है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, चाहे महंगाई हो या तेल की कीमतों में उछाल हो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इन दोनों के बीच फिलिस्तीन जो है अभी दो भागों में बटा हुआ है। एक में महमूद अब्बास शासन कर रहे हैं, फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रमुख हैं, और दूसरे में हमास है। तो ये अभी जो लड़ाई चल रही है वो हमास के फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रही है। और इसी बीच एक कोशिश हुई थी 18 अप्रैल को फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता देने का। ठीक है, अल्जीरिया द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसे खारिज कर दिया गया। और खारिज कैसे हुआ यह? वैसे तो 12 मत फिलिस्तीन के पक्ष में पड़ा था, जबकि 2 सदस्यों ने इसमें भाग नहीं लिया था, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड में, और 12 मत फिलिस्तीन के पक्ष में पड़ा था। लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया। और आप सभी लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रावधान है कि उसके जो 5 वीटो पावर वाले कंट्री हैं, तो उसमें अगर एक भी किसी प्रस्ताव पर वीटो कर देता है तो वह प्रस्ताव खारिज हो जाता है, चाहे भले ही बाकी सभी सदस्य 10 अस्थायी और बाकी 4 अस्थायी उसके पक्ष में हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर एक भी वीटो पावर वाले देश उस सदस्य पर वीटो कर देते हैं तो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। ये तो पहली सूचना क्या थी? पहली सूचना जो थी वह पहली सूचना क्या थी? फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्ण की पूर्ण सदस्यता देने से संबंधित सूचना है। ठीक है, हम शीर्षक दूसरा बनाए हैं, जो शीर्षक इंफॉर्मेशन में कुछ वही हो, या एग्जाम के व्यू से तोड़ तोड़ के समझाने के लिए ये शीर्षक बनाया है मैंने। एक्चुअली फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद जो है बहुत ही पुराना है। ठीक है, और इजराइल उस पूरे क्षेत्र को अपना होमलैंड मानता है कि यहूदियों को प्रताड़ित करके पूरी दुनिया में यहाँ से भगा दिया गया। फिलिस्तीनी इस्लाम जो है, इस्लाम धर्मावलंबी, वे मानते हैं कि यह क्षेत्र सदियों से हमारा रहा है। और इन दोनों के बीच मुस्लिम समुदाय और यहूदी समुदाय के बीच, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष बहुत पुराना है। और इसी क्रम में इजराइल का बढ़त उस क्षेत्र में हुआ और फिलिस्तीन की शक्ति कमजोर पड़ी। और इजराइल को पूर्ण सदस्यता का कई कारणों से, इजराइल के जो लोग थे, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, धनाढ्य होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, नोबेल प्राइज विनर में अधिकांश देखिएगा आप लोग इजरायली मूल के यहूदी होते हैं, चाहे वो अमेरिकन हो या यूरोपियन हो, यहूदी लोग होते हैं। तो इनकी कूटनीतिक, आर्थिक, मानवीय और तरह तरह की सक्रियता के कारण इजराइल को 1947 में ही यूएनओ की पूर्ण सदस्यता मिल गई थी, लेकिन फिलिस्तीन को नहीं। और फिलिस्तीन स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। किससे संघर्ष कर रहा है? इजराइल से। ठीक है, और फिलिस्तीन ने 2011 में प्रयास किया था। 2011 में फिलिस्तीन ने प्रयास किया था पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने का, लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन
2012 में फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। पर्यवेक्षक का दर्जा यूएनओ में मिला। किसको मिला? फिलिस्तीन को गैर सदस्य पर्यवेक्षक, लेकिन पूर्ण सदस्यता नहीं मिली। 2012 में ये मिला। इसका मतलब होता है कि वह यूएनओ के कार्यक्रमों में भाग ले सकता है, यूएनओ के बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्योंकि पूर्ण मतदान करने का अधिकार किसको है? जो जिसे यूएनओ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है। तो पूर्ण सदस्यता के लिए इस बार 18 अप्रैल, ये दूसरा प्रयास था। 18 अप्रैल 2024 को अल्जीरिया ने एक प्रस्ताव लाया। किसने? अल्जीरिया ने एक प्रस्ताव लाया। कहां लाया? यूएनओ के किस में? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लाया। और इस प्रस्ताव के पक्ष में कितने वोट पड़े थे? पक्ष में 12 वोट। कितने सदस्य हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? 10 अस्थाई, अस्थाई और 5 अस्थाई, यानी 15 में से 12 वोट प्रस्ताव के पक्ष में पड़े थे। लेकिन वीटो पावर वाला देश जो है अमेरिका ने क्या किया? वीटो किया। अब प्रस्ताव क्या हो गया? खारिज हो गया। प्रस्ताव खारिज हो गया। ठीक है, तो यही खबर थी। फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने संबंधी जो प्रस्ताव था वह खारिज हो गया। ठीक है, जबकि पूरी दुनिया में कहा जाता है लगभग 140 देश हैं जो चाहते हैं कि फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता मिलनी चाहिए, पूर्ण सदस्य का दर्जा मिलनी चाहिए। क्लियर है? तो यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल की जो ये संरचना है उस पर भी, और वीटो पावर वाली बात जो है उस पर भी सवाल उठते रहे हैं। खैर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने जो वीटो किया, तो अमेरिका के प्रतिनिधि रॉबर्ट वुड थे। अमेरिका के प्रतिनिधि कौन थे जिन्होंने वीटो किया? रॉबर्ट वुड। कौन? रॉबर्ट वुड, जिन्होंने वीटो किया। ठीक है, ये किसके प्रतिनिधि? यूएसए के प्रतिनिधि। इनका तर्क क्या था? कोई कुछ करता है तो उसका तर्क देंगे ना। ठीक है, तर्क तो देना पड़ेगा कि क्यों आपने वीटो किया। तो यूएसए की तरफ से जो ये प्रतिनिधि थे उन्होंने भी, उनका तर्क ये था कि फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने की जो बात है उस संबंध में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सीधी बातचीत होनी चाहिए, और उस बातचीत के परिणाम के अनुसार ही यूएनओ को या यूएन के में जो सदस्य हैं उनको कदम उठाना चाहिए। और इनके बीच जो सीधी बातचीत होगी, ठीक है, उनमें अमेरिका और यूरोप के देश या अन्य देश मदद करेंगे। क्लियर है? इनका क्या तर्क था रॉबर्ट वुड का? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के संबंध में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीधी बातचीत होनी चाहिए। अगर इजराइल सहमत हो जाता है, ठीक है, फिलिस्तीन भी को पूर्ण सदस्यता दिलवाने के लिए, तभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। फिलहाल इजराइल ने इस प्रस्ताव को, अल्जीरिया द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया उसकी निंदा किया। इजराइल की नज़र में फिलिस्तीनी जो हमास है वो आतंकवादी संगठन है, और इजराइल का यह तर्क था कि यह आतंकवाद को पुरस्कृत करने जैसा प्रस्ताव था, जो नहीं किया जाना चाहिए था, शर्मनाक था, लज्जाजनक था। ये किसका तर्क? इजराइल का अपना तर्क, और यूएसए का अपना तर्क कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीधी बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद ही पूर्ण सदस्यता पर कुछ होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल जो पूरे विश्व का रुझान है वो किस ओर है? वो पूरे विश्व का रुझान किस ओर है? फिलिस्तीन की ओर। 140 देश चाहते हैं कि फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता मिलनी चाहिए। साथ ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 में कितना वोट पड़ा था? 12। ये सारा संदर्भ आप समझ ही गए हैं। और फिलिस्तीन इजराइल संबंध पर कुछ लिखने के लिए आए, कभी पीटी में मेंस में या कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, तो आप
ये सारा संदर्भ जानते हुए आप वो आंसर दे सकते हैं। पश्चिम एशिया में संकट पर कुछ लिखना हो वो भी दे सकते हैं। तो कहीं भी ये फैक्ट जो मैंने एनालिसिस किया जिनका, वो कहीं भी काम आ सकता है। तो ये फिलिस्तीन इजराइल के बीच संबंध की बात थी। और पूरी दुनिया अभी दो तीन तरह के संकटों से जूझ रही है, कि आशंका से जूझ रही है और संकटों से जूझ रही है। एक संकट तो क्या है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जो लगातार जारी है, और क्या मोड़ लेगा वो कहना कठिन है। और इससे पहले से चला आ रहा है वो संघर्ष रूस और यूक्रेन का, और एक नए संकट की संभावना फिर गहराने लगी पिछले दिनों ईरान और इजराइल। तो दूसरा इंफॉर्मेशन उसी से है, ईरान इजराइल संघर्ष से। ईरान इजराइल संघर्ष से है, ठीक है। पूरी मानवता जो है एक खतरनाक टाइम बॉम्ब पे टिकी हुई है अभी, जो पूरे देश के, पूरे विश्व के मानव समुदाय का लक्षण है। और कई तरह के ऐसे मतभेद हैं जो है कृत्रिम ही, उन मतभेदों ने मानवता को तार तार कर दिया है, कई भागों में बांट दिया है, ठीक है। और लोग हर समस्या का समाधान किससे तलाश रहे हैं, हिंसा से, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई समाधान होने वाला नहीं है। हिंसा तो कई बार हो चुकी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, करोड़ों लोग मारे गए। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, करोड़ों लोग मारे गए। और इन सभी के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें भी बार बार लगता है कि हो न हो तीसरा विश्व युद्ध भी आरंभ हो। या तीसरे विश्व युद्ध आरंभ हुआ, इस बार इंसानों के पास क्या है, परमाणु बम, अणुबम, तो शायद मानवता बचे ही ना, ठीक है। तो ये समझना चाहिए ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है ये बहुत पुराना तनाव है, ठीक है। ईरान का जो राजनीतिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, वो इजराइल को नेस्तनाबूद करना चाहता है। और इजराइल भी ईरान को कमजोर करने का हर भरसक प्रयास करता है, क्योंकि इजराइल अपने अस्तित्व की सातत्य के लिए ईरान को बहुत बड़ी चुनौती मानता है, ठीक है। ईरान के कई राष्ट्राध्यक्ष कई बार कह चुके हैं कि हमारा उद्देश्य है विश्व के नक्शे से इजराइल नामक देश को समाप्त कर देना, यहूदी को नहीं, इजराइल देश को। समझ में आई बात। तो ईरान और इजराइल के बीच जो ये तनाव है वह बहुत ही पुराना है। और यह तनाव इस संदर्भ में भी फिलिस्तीन इजराइल के बीच जो संघर्ष है, इसमें माना गया कि फिलिस्तीनी हमास जो है उनको ईरान के द्वारा समर्थन मिलता है और इजराइल को यूएसए के द्वारा समर्थन मिलता है। तो फिलिस्तीनी हमास को ईरान के द्वारा ये समर्थन मिलता है, तो इजराइल इसलिए ईरान के विरुद्ध रहता है, और ईरान और इजराइल के बीच इसलिए तनाव की संभावना बनी रहती है। मैंने पहले ही कहा कि बहुत पुराना तनाव है। ईरान के परमाणु बम से कहा जाता है, ईरान परमाणु कार्यक्रम चला रखा है, और कहा जाता है कि इसके परमाणु कार्यक्रम से सबसे ज़्यादा खतरा किसको है, इजराइल को। ये तनाव बढ़ते रहता है, घटते रहता है। फिलहाल तनाव चरम पर है। और इस संदर्भ में एक घटना हुई कब, 1 अप्रैल को। कब हुई, 1 अप्रैल को। क्या हुआ, सीरिया में किसका, इजराइल का स्ट्राइक किसके विरुद्ध किया गया, ईरान के दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास। कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, इजराइल के द्वारा। कहाँ किया गया, सीरिया में, ईरान में नहीं, सीरिया में। मतलब फैक्ट किसी भी तरह घुमाया जा सकता है पीटी में। कहाँ किया गया, सीरिया में, ईरान में नहीं, इजराइल के द्वारा ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर एयर स्ट्राइक किया गया, ठीक है। बदला लेने के लिए ईरान ने 13 अप्रैल को, कब, 13 अप्रैल को ड्रोन्स और मिसाइल से, ड्रोन्स एवं मिसाइल मतलब प्रक्षेपास्त्र से इजराइल के शहरों पर हमला किया, शहरों पर हमला किया। और फिर इसके जवाब में 17 अप्रैल है ना, 17 अप्रैल को, हाँ 13 अप्रैल तो हो गया, 17 अप्रैल को फिर कौन, इजराइल ने हमला किया। और इस बार हमला ईरान के विभिन्न शहरों पर तो किया ही, और उन शहरों पर भी किया जहां
न्यूक्लियर प्लांट है। किसका? ईरान का। न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले शहरों पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले शहरों पर हमला किया, जो काफी खतरनाक हो सकता है हमला। ठीक है। और इसी क्रम में ईरान की जो आर्मी है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड, वो एक इजरायली कार्गो मुंबई आ रही थी उसको अपने कब्जे में ले लिया। और जब कब्जे में लिया तो तनाव क्या हुआ? चरम पर पहुंच गया। तो पूरे अप्रैल में तनाव चरम पर, अभी भी तनाव कह सकते हैं चरम पर ही है। ठीक है। और फिर यूएनओ के जो महासचिव हैं और विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा कि ईरान और इजराइल का संघर्ष जो है वह पूरे विश्व के लिए, उस क्षेत्र के लिए भी और पूरे विश्व के लिए काफी घातक हो सकता है। ठीक है। यूएनओ महासचिव ने कहा कि पहले से ही हम झेल रहे हैं क्या? रूस यूक्रेन का युद्ध और फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध, अब एक और युद्ध दुनिया को तबाही के कगार पर ले जाएगी। इससे पहले हम लोग, पूरी मानवता ने सामना किया किसका? कोविड का। और फिर रूस यूक्रेन, फिर फिलिस्तीन इजराइल, फिर ईरान इजराइल। इस तरह अगर श्रृंखला चलती रहे तो मानवता तार तार हो जाएगी, तबाही के कगार पर दुनिया पहुंच सकती है। ये चेतावनी यूएनओ के महासचिव द्वारा दी गई। तो ये मैंने जो एनालिसिस किया, मैंने जो भी बातें कही, वो कहीं भी एसए में या पीटी में या मेंस में कहीं भी काम आ सकती है। हर तरह से सोचकर मेरे मुंह से कोई बातें निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है तीसरा। चलिए, तीसरा इंफॉर्मेशन है यूएनओ से। यूएनओ में आर्थिक सामाजिक परिषद के विभिन्न निकायों के लिए 9 अप्रैल को चुनाव हुए थे, 9 अप्रैल 2024 को। उन चुनावों में विभिन्न निकायों के लिए चुनाव हुए हैं। उन चुनावों में भारत को भारी सफलता मिली है। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा सकती है। भारत की विदेश नीति में इन तथ्यों को आप शामिल कर सकते हैं। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिलसिलेवार हम यहाँ पर समझा रहे हैं। यूएनओ के 6 महत्वपूर्ण अंगों में एक है आर्थिक सामाजिक परिषद, जिसको संक्षेप में इकोसॉक कहा जाता है, इको सोशो काउंसिल। 14 सदस्यीय ये काउंसिल है और इसमें विभिन्न निकाय है। उन निकायों के लिए भारत को चुना गया है। ठीक है। 17 सहायक निकायों के चुनाव में भारी सफलता मिली है। चुनाव जो है 9 अप्रैल 2024 को हुआ है। कहा? 9 अप्रैल 2024 को। इसमें महिलाओं की स्थिति पर आयोग के लिए 2025 से 29 के लिए भारत को चुना गया है। 2025 से 29 के लिए किस आयोग में चुना गया है? महिलाओं की स्थिति पर आयोग। ये इकोसॉक की ही संस्था है। ठीक है। यूएन बाल कोष के कार्यकारी बोर्ड, यूएनडीपी के कार्यकारी बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है भारत को 2025 से 27 के लिए। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में 2025 से 30 के लिए भारत की एक है जो, जिनको चुना गया है वो है सुश्री जगजीत पवारिया। कौन है? सुश्री जगजीत पवारिया। तो इन सभी 17 सहायक निकायों के चुनाव में भारत को भारी सफलता मिली है और ये भारत की विदेश नीति के सशक्त होने का सूचक है, भारत की कूटनीतिक सफलता का सूचक है। ठीक है। भारत के वैश्विक स्वीकृति का सूचक है। दूसरा इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, चौथा इंफॉर्मेशन विश्व मौसम विज्ञान संगठन से है, जिसने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 जारी किया। और इस रिपोर्ट में WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वर्ष 2023 तक, ये जब से रिकॉर्ड रखना आरंभ किया है टेम्परेचर का, धरती के तापमान का, तब से अब तक वर्ष 2023 सबसे गर्म रहा। ठीक है। और अभी जो सबसे गंभीर समस्या है, प्राकृतिक समस्या, वो समस्या आप सभी लोग पढ़ते ही होंगे, पढ़ाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की। क्या? ग्लोबल वार्मिंग की, भूमंडलीय तापन। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा मतलब हुआ विश्व के या धरती के औसत तापमान में वृद्धि, जो कई कारणों से हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेज के कारण से। ग्रीन हाउस गैसेज में कौन आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह वगैरह। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए लगातार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक हो रही है।
ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक में एक बैठक है पेरिस समझौता, जिसमें निर्णय लिया गया कि प्री इंडस्ट्रियल बेस लाइन से, औद्योगिक क्रांति से पूर्व से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा धरती का टेम्परेचर नहीं होने देना है। ठीक है, कितना? प्री इंडस्ट्रियल बेस लाइन से कितना, सॉरी, पेरिस समझौता में प्री इंडस्ट्रियल बेस लाइन से कितना, 1.5 डिग्री तक ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं होने देना है। जबकि WMO के द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 में कहा गया कि प्री इंडस्ट्रियल बेस लाइन से 1.45 डिग्री तक हो चुका है, यानी टारगेट जो है कितना, 1.5 डिग्री तक ही रखना, टारगेट के नजदीक आ गया है। यानी अब क्या होगा, टारगेट का उल्लंघन होगा। जो सीमा है उसके नजदीक तक हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग का सीमा है कि 1.5 डिग्री तक से ज्यादा नहीं होने देना है, और 1.5 डिग्री के नजदीक ही पहुंच गया है। यानी कभी भी प्री इंडस्ट्रियल बेस लाइन से 1.5 डिग्री इसको पार कर सकता है। कि क्या? तापमान, विश्व का औसत तापमान, जो भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। ठीक है। और ये इसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया, 3 जो ये है ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता 2022 में खतरनाक स्तर तक पहुंच गई थी, और उसी कारण 2023 क्या हुआ, सबसे गर्म रहा। चलिए, अब पूरे विश्व में एक इंफॉर्मेशन आया है 5वां इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरी दुनिया में लोगों की आय बढ़ी है और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है कृषि क्षेत्र में। फिर भी 78.3 करोड़ लोग भूखे पेट सोने के लिए विवश हैं। ये पूरी दुनिया की स्थिति है, और ऐसी दुनिया कभी भी शांत नहीं रह सकती है। अगर बहुत सारे लोग भोजन की बर्बादी करते रहो और दूसरी ओर लोग भोजन के लिए मर रहे हो, तो यह विषमता दुनिया में हिंसा, उग्रवाद को जरूर बढ़ावा देगी। ठीक है, तो इसी पृष्ठभूमि में हम शुरू करते हैं फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, जो 5वां इंफॉर्मेशन है प्रतियोगिता दर्पण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का। 5वां इंफॉर्मेशन है भोजन की बर्बादी पर, और इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट को आप कई तरह से उपयोग में ला सकते हैं। पीटी में भी ये रिपोर्ट से संबंधित तथ्य पूछे जा सकते हैं। मेन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से, जहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्से में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें भूमिका में रिपोर्ट से शुरू कर सकते हैं। एक और भोजन की बर्बादी हो रही है, दूसरे और भोजन के लिए लोग लालायित है। ठीक है, भूख से मर रहे हैं। ये जो असमानता है दुनिया में वो काफी घातक है। और ये फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट ये जारी किसके द्वारा की गई है, 2024 यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। क्लियर है? क्या जारी किया गया है, फूड वेस्ट इंडेक्स 2024, और इसे जो जारी किया गया है 28 मार्च को। कब जारी किया गया है? 28 मार्च को यह रिपोर्ट जारी की, 28 मार्च 2024। और इसी में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 30 मार्च जो है वह क्या है, देखिए आप लोग गौर से, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, और इस पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, यानी 30 मार्च से 2 दिन पहले 28 मार्च को फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। और इस रिपोर्ट में 2022 का आंकड़ा दिया गया है, 2022 का आंकड़ा दिया गया है। और कहा गया है इस रिपोर्ट में, जो मोटा मोटी आप देखिएगा, 78.3 करोड़, कितना, 78.3 करोड़ लोग, 78 पूरी दुनिया में 78.3 करोड़ से अधिक लोग भूखे पेट सोने के लिए विवश हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया में जो बर्बादी हो रही है वह कितनी, 2022 में 1.05 बिलियन टन, 2022 में कितना, 1.05 मिलियन नहीं बिलियन, यानी अरब टन अनाज बर्बाद हुआ, भोजन की बर्बादी। ये चिंताजनक है।
यानी हमारा समाज, मानव समाज जो है संवेदनशील नहीं है, ठीक है। वो भारतीय समाज, ये वैश्विक समाज, मानव समाज की असंवेदनशीलता का ये सूचक है। और कहा गया जितने भोजन की बर्बादी हुई है उसको भारतीय रुपयों में आंका जाए तो कितना हुआ, कितना, 84 लाख करोड़ रुपए का भोजन बर्बाद हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही चिंताजनक है। और 2022 में प्रति व्यक्ति 79 किलोग्राम भोजन बर्बाद किया गया, यानी एक व्यक्ति ने, प्रति व्यक्ति 79 किलोग्राम भोजन की बर्बादी हुई, ठीक है। अब यह भारत के संदर्भ में भी आंकड़ा दिया गया है। भारतीय परिवार, कहा गया है, वर्ष में 78.2 मिलियन टन खाना बर्बाद करता है, यानी भारत में प्रति व्यक्ति 55 किलोग्राम खाना की बर्बादी होती है। भारत में कितना, 55 केजी, भारत में 55 केजी प्रति व्यक्ति खाना की बर्बादी होती है। प्रति व्यक्ति, एक 2022 में एक व्यक्ति ने कितना खाना बर्बाद किया, 55 केजी। कितना खाना बर्बाद किया, 55 केजी। और इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना ये दी गई है कि भोजन की बर्बादी शहरों में अधिक हो रही है। कहाँ, शहरों में अधिक। लोग दिखावा करते हैं, बहुत सारा आइटम बना लेते हैं, खाते नहीं है, थाली में ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चख के छोड़ देते हैं। गाँव में कम, गाँव में लोग भोजन बर्बाद कम करते हैं और भोजन जो बच जाता है तो वो पशुओं को दे देते हैं, तो भोजन बर्बाद कम होता है, गाँव में कम। ये निष्कर्ष क्या, गांव के लोग भोजन को का महत्व अधिक समझते हैं, पशुओं को खिला देते हैं, बर्बाद नहीं होने देते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक भोजन की बर्बादी कौन करता है, मालदीव। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक भोजन की बर्बादी कौन करता है, मालदीव। कितना, 207 केजी प्रति व्यक्ति, ठीक है, 207 केजी प्रति व्यक्ति बर्बादी करता है। उसके बाद कौन है, पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान। पाकिस्तान कितना है, 130 केजी। फिर अफगानिस्तान कितना है, 127 केजी। इस तरह। और सब, भारत कितना है, 55 केजी, ठीक है। और सबसे कम भूटान में कितना, 19 केजी। ये बर्बादी है, ये आंकड़ा कई जगहों पर काम आ सकता है। छठा इंफॉर्मेशन रूस से है। रूस पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्रोटॉन एम, क्या, प्रोटॉन एम रॉकेट का इस्तेमाल करता था। प्रोटॉन एम रॉकेट का इस्तेमाल करता था, प्रोटॉन एम रॉकेट का इस्तेमाल करता था। उसकी जगह अब रूस ने अंगारा A5 को बनाया है, की जगह अंगारा A5 रॉकेट को लॉन्च किया। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अंगारा नाम जो है साइबेरिया की एक नदी पर रखा गया है, कि एक नदी है उसी के नाम पर इस रॉकेट का, रॉकेट मतलब लॉन्चिंग व्हीकल, याद होगा, साइबेरिया की एक नदी के नाम पर इसका नाम अंगारा रखा गया है। ये क्या है, अंगारा A5 रॉकेट है, हैवी वेट, ठीक है, हैवी लिफ्ट रॉकेट है। अंगारा A5 लॉन्चिंग व्हीकल है जो पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाएगा। पहले कौन इस्तेमाल होता था रशिया में, प्रोटॉन एम, उसकी जगह कौन आया, अंगारा A5। अंगारा नाम कहाँ, किस, क्यों पड़ा, साइबेरिया की एक नदी है जिसके नाम पर अंगारा रखा गया। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। चलिए, सातवां इंफॉर्मेशन है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में भारी वर्षा से, ठीक है। एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना ये मानी जाती है, क्योंकि इतनी वर्षा यहाँ पर ऐतिहासिक काल में, कहा जाता है पिछले 75 वर्षों में जब से रिकॉर्ड वहाँ रखा गया है, तब से इतनी वर्षा यहाँ पर नहीं हुई थी। 254 मिलीमीटर 10 इंच वर्षा 24 घंटे में ही दर्ज की गई, ठीक है। 1949 से वहाँ पर रिकॉर्ड उपलब्ध है, तब से पिछले 75 वर्षों में, पिछले
75 वर्षों में भारी बारिश, भारी वर्षा हुई है। कितना? 10 इंच। कितने कितने समय में? 24 घंटे में। और ये भारी बारिश से पूरा शहर दुबई अस्त व्यस्त हो गया। एक तो वहाँ रेगिस्तान है और दूसरी ओर बारिश कम होने के कारण जल निकासी व्यवस्था का उचित प्रबंधन नहीं था, कोई जोड़ी महसूस नहीं किया गया था। फलतः क्या हुआ, पूरा दुबई शहर जो सबसे खूबसूरत शहरों में एक माना जाता है, अस्त व्यस्त हो गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। अब ये बहुत ही, रेगिस्तान में इतनी भारी बारिश दुनिया ने शायद ही कभी देखा हो। इसके पीछे एक माना जा रहा है, वैज्ञानिक कहते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ग्रुप में होती है। उसमें सभी देशों के द्वारा दावे किए जाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन, रेगिस्तान में बारिश और बर्फ वाले इलाके में लू चलना, ठीक है, हीट वेव। तो ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कई घटनाएं पिछले कई सालों से देखी जा रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम माना जा रहा है। एक और भी परिणाम है हालांकि, जिससे दुबई प्रशासन, यूएई के प्रशासन ने इनकार किया है, वो है क्लाउड सीडिंग। क्या है क्लाउड सीडिंग? क्या है क्लाउड सीडिंग? में सिल्वर आयोडाइड, क्या? सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। क्लाउड सीडिंग में क्या किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, विशेषकर सिल्वर आयोडाइड को बादल के ऊपर छिड़का जाता है। बादल जब सिल्वर आयोडाइड के कणों के संपर्क में आता है तो वह ठंडा होकर जल के बूंदों में बदल जाता है और फिर बारिश होती है। इसको कहते हैं कृत्रिम वर्षा। क्या कहते हैं? तो इसमें किसकी भूमिका प्रमुख होती है? सिल्वर आयोडाइड की कृत्रिम वर्षा। तो दुबई में इसे पहले कराया जाता था। कहा जाता है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया कि लगभग 60 देश ऐसे हैं जो कृत्रिम वर्षा की तकनीक विकसित कर चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है, वैज्ञानिकों का, कि हो सकता है क्लाउड सीडिंग का भी प्रभाव हो, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण था। आठवां इंफॉर्मेशन जो है वह है ओलंपिक खेलों से। किससे? ओलंपिक खेलों से। और पेरिस में इस बार ओलंपिक खेल कहाँ होना है? 2024 में कहाँ होना है? पेरिस में। पेरिस में होना है। पेरिस ओलंपिक, ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेलों से होना है, से संबंधित ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और पेरिस ओलंपिक खेल से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है, उससे पहले ये जानना जरूरी है, ठीक है, जो प्राचीन ओलंपिक खेल और आधुनिक ओलंपिक खेल के बीच कड़ी के रूप में है। और वह तथ्य यह है कि प्राचीन काल से ही ओलंपिया नामक जगह पर, यूनान के या ग्रीस के ओलंपिया नामक जगह पर ओलंपिक खेलों के 100 दिन पूर्व, ठीक है, एक ओलंपिक फ्लेम लाइटिंग सेरेमनी आयोजित की जाती रही है। उसमें सूर्य की किरणों से मशाल को प्रज्वलित किया जाता था पहले, और उस मशाल को घुमाया जाता था। तो वह आज भी यह प्रथा जारी है, ठीक है। ओलंपिक खेल के शुरू होने के 100 दिन पहले ये मशाल जलाया जाता है ओलंपिया नामक जगह पर। कहाँ? ओलंपिया नामक जगह पर, जहाँ पर पहले प्राचीन काल में यूनान में ओलंपिक खेल हुआ करते थे। ये मशाल जलाई जाती है, फिर दुनिया के विभिन्न भागों में ये मशाल घूमता हुआ जिस दिन ओलंपिक खेल को शुरू होना होता है उस दिन वह पहुंच जाता है, ठीक है, वहां पर जहां पर वो खेल शुरू होगी, ठीक है। और जब ओलंपिक खेल का समापन हो जाता है तभी उस मशाल को बुझाया जाता है। क्लियर है? तो इस बार जो ओलंपिक खेल होना है वह है 26 जुलाई 2024 को। कब होना है? 26 जुलाई 2024 को आरंभ हो रहा है ओलंपिक। कहाँ? और इसके 100 दिन पूर्व कब है? 100 दिन पूर्व 16 अप्रैल 2024 को ओलंपिया नामक जगह पर। कहाँ है ये ओलंपिया? यूनान या ग्रीस नामक जगह पर वो सेरेमनी हुआ है, उत्सव हुआ है, जिसका नाम है ओलंपिक फ्लेम लाइटिंग सेरेमनी। ओलंपिक फ्लेम लाइटिंग सेरेमनी, जिसमें क्या हुआ है? ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित किया गया है।
अब इस मशाल को घुमाया जाएगा और ये कब पहुंचेगा पेरिस में? कब पहुंचेगा? 26 जुलाई को। और जिस दिन समापन होगा उस दिन इसको बुझाया जाएगा। ठीक है, ये है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वह है हेपेटाइटिस रोग से, बहुत ही खतरनाक रोग है। नवा इंफॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। ये आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 शीर्षक से जारी किया गया है। विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024, ये नवा इंफॉर्मेशन, लास्ट इंफॉर्मेशन। जारी करता कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसमें कहा गया है कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बावजूद, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहचान और उपचार के बावजूद 2019 में हेपेटाइटिस से मरने वालों की संख्या कितनी थी? 11 लाख। 2022 में 13 लाख अनुमानित है। ठीक है, और ये 187 देशों से आंकड़ा जुटाया गया है। 187 देशों से आंकड़े जुटाए गए हैं। 2019 में कितने लोगों की मृत्यु हुई? कितने लोगों की? 11 लाख। 2022 में 13 लाख अनुमानित है। 2019 में 11 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। 2022 में कितना है? 13 लाख मौतें अनुमानित है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन भी है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए। हेपेटाइटिस बहुत ही खतरनाक से दौरा है। 35 लोगों की मृत्यु प्रतिदिन हो रही है। 3500 लोगों की मृत्यु क्या हो रही है प्रतिदिन। और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन पहले ही मैंने कह दिया है कि डिजिटल डायरिया, मेंटल डायरिया का शिकार हो जाएगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। 3500 लोगों की मृत्यु क्या हो रही है प्रतिदिन, किसके कारण? हेपेटाइटिस कारण। भारत के बारे में क्या कहा गया? भारत के बारे में है कि यहाँ पर 2022 में संक्रमण के शिकार 3.53 करोड़ लोग संक्रमण के शिकार थे, और 2.98 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी, 55 लाख लोग हेपेटाइटिस सी के शिकार थे। ठीक है, यहाँ हेपेटाइटिस के शिकार कितने थे 2022 में? 3.53 करोड़। भारत में संक्रमण के शिकार थे, संक्रमित 2022 में 3.53 करोड़, इतना ही है ना? 3.53 करोड़ लोग संक्रमण के शिकार थे। ये विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 की बात थी। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम थे जिसका हमने विश्लेषण किया। और कोई कमी हो तो उस कमी को आप लोग टिप्पणी में, कमेंट में बताया करेंगे। अगर अच्छाई हो तो भी, कमी हो तो भी, ताकि हम कमी को दूर करके और बेहतर करने का प्रयास करें। ओके।